महाराष्ट्र। आज मैं लेकर आई हूँ ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हाँ, वीडियो एंड तक देखना क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है मेटलर्जी का आर्टिकल, वो मैंने एंड में लिया है। और इस चैप्टर पे आने वाले सारे 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हुए हैं। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। और नेक्स्ट पीवाईक्यू के लिए कौन सा चैप्टर चाहिए, डू कमेंट एंड लेट मी नो। हाय बाळांनो, वेलकम टू आवर चॅनल वेदांतू महाराष्ट्र। पीवायक्यूचा दंगल ह्या सिरीज मध्ये आज आपण घेणार आहे ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज फॉर 8 मार्क्स। तो बॉस पूरे 8 मार्क के लिए ये चैप्टर है। तो वन शॉट देखा नहीं होगा तो वो तो आपको डेफिनेटली देखना है, वन शॉट की प्लेलिस्ट में मिलेगा। और यहाँ पे तो मैं सारे 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क क्वेश्चन को तुम्हारे बाएं हाथ का खेल बना दूंगी, ठीक है। चलो फिर शुरू करें। अब पेपर शुरू करते हैं हम एमसीक्यू से, मतलब पेपर का पैटर्न शुरू होता है एमसीक्यू से, लेकिन हम एमसीक्यू हमेशा एंड में ही लिखते हैं कि ये सब करते हुए। तो हम भी एमसीक्यूज एंड में सॉल्व करेंगे। लेट अस गो फॉर ऑल द 1 मार्क क्वेश्चंस फर्स्ट। ओके गाइस, चलो लेट अस स्टार्ट विद द 1 मार्क क्वेश्चन। राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या होता है? तो बॉस मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए द फॉर्मूला इज n into n plus 2 bm. What is bm? तो बॉस bm is called as the Bohr's magneton. So mu is equal to under root n into n plus 2. और what is this n? What is this n? तो बॉस n का मतलब है it is the number of unpaired electrons. So n stands for number of unpaired electrons. Clear है boss? चलो next one. Write the general electronic configuration of 3D series. तो बॉस अगर 3D series का electronic configuration लिखना होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? So 3D series electronic configuration, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं? देखो, आर्गॉन 3D 1 to 10, ओके, एंड 4s 1 to 2, ओके। सो द कॉन्फ़िगरेशन इज 3D 1 to 10 एंड 4s 1 to 2। और उसके पहले यहां पे आ जाएगा आर्गॉन। समझ में आया बॉस? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़े आगे। ओके, नेम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन लैंथेनॉइड्स। तो देखो, सारे के सारे लैंथेनॉइड्स जो होते हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन होता है ना एक ग्रुप में ऐसा बंदा होता है जिसको अपना ही करना होता है, जो कुछ अजीब कैरेक्टर्स दिखाता है। वैसे ही अजीब कैरेक्टर्स दिखाने वाला इधर एक एलिमेंट है विच इज प्रोमीथियम। सो प्रोमीथियम जो है दैट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन प्रोमीथियम बोलता भैया मैं तो नहीं सुनूंगा, तो वो है रेडियो एक्टिव इन नेचर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बस लैंथेनॉइड्स में क्या होता है ना, जैसे 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 हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज छोटू 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 होती जाती है। सो यहाँ पे मान लो हमने शुरू किया लैंथेनम से और खत्म किया ल्यूटेटियम पे, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज कम 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 होते जाती है। एंड एज वी मूव लेफ्ट टू राइट द साइज डिक्रीजेस। और साइज क्यों कम हो रही है? तो बहुत साइज डिक्रीजेस क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है। उसी को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं बॉस? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? सो हाउ डू वी राइट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? as we move
लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। क्या कम होती है बॉस? एटॉमिक साइज। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस from lanthanum to lutetium, lanthanum to lutetium. As we move left to right in a period, atomic size decreases from lanthanum to lutetium. ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों? क्योंकि बॉस एक एक यूनिट से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट का 36 का आंकड़ा होता है। इसका मतलब क्या? तो ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियर चार्ज तो एक यूनिट से बढ़ रहा है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, एंड डिक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आया? तो मैंने बोला ना, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट का 36 का आंकड़ा है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज एक यूनिट से बढ़ रहा है और शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है। दिस इज टर्म्ड एज lanthanide contraction। समझ में आया क्या बॉस? सो व्हाट डू यू मीन बाय lanthanide contraction? सो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाते हैं, एटॉमिक साइज छोटू होती जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। इसी को हम बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज lanthanide contraction। चलो नेक्स्ट, राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर ओर ऑफ जिंक। तो आप ZnS ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट, नेम द एलॉय विच इज formed from copper and tin। तो बॉस bronze is the alloy formed from copper and tin। समझ में आया क्या बॉस? सो bronze is the alloy formed from copper and tin। चलो नेक्स्ट, which alloy is used in Fischer-Tropsch process in the synthesis of gasoline? Cothallium, cobalt thallium is the alloy समझ में आया बॉस? yes or no, yes or no, yes or no? चलो इधर तक कोई प्रॉब्लम? ये तो है सारे 1 मार्क क्वेश्चन। कोथेलॉय, कोबाल्ट। ओके, चलो, द कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन टू इथेन। सो बॉस Ni, निकेल इज द कैटलिस्ट which is used, nickel is the catalyst which is used at 140 degrees Celsius. So nickel is the catalyst which is used, nickel is the catalyst is used at 140 degrees Celsius. Nickel catalyst is used at 140 degrees Celsius to convert, क्या convert करना है रे? इथीन टू इथेन। समझ में आया इधर तक? तो बॉस ये हो गए हमारे 1 मार्क क्वेश्चन।
Take a screenshot of all the 1 mark question. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. चलो बढ़े आगे. ओके, दिस इज योर 1 मार्क. अब हम जाएंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन पे. चलो किधर है? यस. So these are short answers which can be asked for 2 marks. Why scandium plus 3 and titanium plus 4 are colorless? Explain. अब देखो, कोई भी कंपाउंड कलर्ड होता है या कलरलेस होता है, ये किस चीज पे डिपेंडेंट है? How do we find out if any compound is colored or colorless, or why is it colored or why is it colorless? तो कोई भी कंपाउंड कलर्ड हो या कलरलेस हो, ये डिपेंड करता है कि भाई उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. सिंगल का मतलब क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कैसा होगा? कलर्ड होगा. बट किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं तो वो हो जाएगा कलरलेस. अब उन्होंने बोला स्कैंडियम प्लस 3 एंड टिटेनियम प्लस 4. अब देखो, स्कैंडियम है 21. ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d और 4s. मैं ऐसे लिखूंगी, तुम लोगों को ना मैं एक ट्रिक दिखाऊंगी, ठीक है? और क्या बोला है? टिटेनियम प्लस 4. टिटेनियम इज 24. ओके, अब टिटेनियम का तुम कैसे लिखोगे? अर्गॉन 3d और 4s. अगर तुमने मेरा कोऑर्डिनेशन का लेक्चर किया है ना बॉस, तो ये ट्रिक तुम्हारे समझ में आएगी. 21 है ना, तो इधर 2 इधर 1. 24 नहीं है, ये 22 है, सॉरी. तो इधर 2 इधर 2. अब मान लो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम 23 आया, तो s में 2 डाल दोगे, d में 3. समझ में आया? अब उन्होंने क्या बोला है? स्कैंडियम का उन्होंने बोला है +3. अब अगर स्कैंडियम +3 बोल दिया, स्कैंडियम +3 बोल दिया, तो हम क्या करेंगे? इधर से 2 निकालेंगे और इधर से 1. तो ये भी हो जाएगा 3d 0, ये भी हो जाएगा 4s 0. सो बोथ विल बिकम 0 0. ओके, व्हाई बोथ विल बिकम 0 0? क्योंकि +3 बोला है ना, इधर से 2 इधर से 1. फिर हम जब टिटेनियम की बात करें विच इज +4, तो ये हो जाएगा अर्गॉन 3d 0 और ये हो जाएगा 4s भी 0. अब देखो, क्योंकि +4 बोला है तो इधर से 2 निकले, इधर से 2. +3 बोला है, इधर से 2 इधर से 1. अब इसका मतलब क्या है? तो बॉस इसका मतलब है कि कोई भी कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कलरफुल होगा. अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो वो कलरलेस है. तो हम लिखेंगे स्कैंडियम +3 एंड टिटेनियम +4 have no unpaired electron. क्या नहीं है उनके पास? have no unpaired electrons, due to which the compounds formed here are colorless. चलो डन. सिंपल है. सो स्कैंडियम +3 एंड टिटेनियम +4 दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और बॉस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो दोनों हो जाएंगे कलरलेस. ओके बॉस, चलो नेक्स्ट. डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. लैंथेनॉइड्स शो अ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैक्सिमम +4. लैंथेनॉइड्स शो अ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैक्सिमम +4. लेकिन अगर आप बात करो एक्टिनॉइड्स की, तो बॉस इट कैन शो यू +3, +4, +5, +6 एंड +7. उसके बाद अगर आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना हो तो लैंथेनॉइड्स कैन फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बट एक्टिनॉइड्स कैन नॉट फॉर्म
complexes. So sorry, cannot form complexes and they can form complexes. So lanthanoids बोलते भाई हमसे तो ये सब नहीं होगा. Cannot form, they do form. उसके बाद सारे के सारे लैंथेनॉइड्स बेचारे सुधरे हुए बच्चे हैं, यानी दे आर नॉन रेडियो एक्टिव. लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है विच इज प्रोमीथियम. प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर. बट अगर आप एक्टिनॉइड्स की बात करो तो ये सुधरे हुए नहीं है. क्यों? क्योंकि एक्टिनॉइड्स के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव है. उसके बाद लैंथेनॉइड्स they do not form oxocations, but actinoids they can form oxocations. So show +4, they can show +3, +4, +5, +6, +7. They do not form complexes, they can form complexes. They are all non-radioactive. सुधरे हुए बच्चे, but they are all radioactive. They do not form oxocations, they do form oxocations. Clear है इधर तक? Take a screenshot. चलो चला पुढे. मैंगनीज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, whereas iron is more stable in +3 than +2. ओके. सो अगर आप यहाँ पे ले लो Mn+2, Mn+3, यहाँ पे ले लो Fe+2, यहाँ पे ले लो Fe+3. तो वो क्या बोल रहे हैं? मैंगनीज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल. सो मैंगनीज +2 में स्टेबल है लेकिन फेरस +3 में स्टेबल है. ऐसे क्यों? क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ तुम लोग क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट का फील लो तो मजा आएगा. ठीक है, देखो मैंगनीज जो है वो है +2 स्टेट में ज्यादा स्टेबल और फेरस जो है वो +3 में ज्यादा स्टेबल है. ऐसा क्या जुगाड़ हो गया है इधर कि मैंगनीज इज मोर स्टेबल इन +2 एंड फेरस इज मोर स्टेबल इन +3? चलो यही मैं तुमको अभी बताने वाली हूं. देखो यहां पर बॉक्स बना के लिख के रखती हूँ, सो तुमको जब मैं रीजन दूंगी ना तो रीजन तुम्हारे समझ में आएगा. ठीक है, मैंगनीज +2 में ज्यादा स्टेबल है, लेकिन अगर हम फेरस की बात करें तो बॉस फेरस किसमें ज्यादा स्टेबल है? +3. अब मैम इसके पीछे की हमें वजह बताओ. बिल्कुल. ये देखो यहां पे मैं लिख रही हूं मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मैंगनीज का पता है आपको क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मैंने सिखाया था ट्रिक. साइंस टीचर वीना कौर मांगे. साइंस यानी स्कैंडियम, टीचर यानी वेनेडियम 22, वीना यानी 23, वेनेडियम, साइंस टीचर वीना कौर यानी क्रोमियम 24, मैंगनीज यानी 25. सो 25. तुमको अगर ट्रिक नहीं आता है ना, मैं तुमको यहां पे लिख के दिखाऊं. देखो साइंस टीचर वीना कौर, साइंस टीचर वीना कौर मांगे फीकोनिकू जिंक. क्या मांगे? साइंस टीचर वीना कौर मांगे फीकोनिकू जिंक. ठीक है, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक. जमिया बॉस. साइंस टीचर वीना कौर मांगे फीकोनिकू जिंक. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक. वेरी गुड. तो मैंगनीज है कितना भाई? 25. अब ये लिखने का भी तो मैंने तुमको जुगाड़ बताया था. क्या था जुगाड़? 3D4S. 25 है ना बॉस, तो 2 लिख दो, 5 लिख दो. जमिया. वेरी गुड. अब अगर आपको बोल दिया Mn+2 तो हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो. ये हो गया अर्गन. 3D5 4S2. अगर Mn+3 बता दिया तो हम कैसा लिखेगा रे? अर्गोन. अभी 3 निकाल दो, यहां से 2 और यहां से 1, तो ये हो गया 3D4.
ये हो गया 4s 0। देखो mn+2 निकालने बोला तो सिर्फ यहां से निकाला 0 और 5, mn+3 बोला तो यहां से 2 यहां से 1, यानी ये हो गया 3d4। अब हम सेम फेरस का लिखेंगे। बाबू भैया फेरस कितना है 26, कसं लिहिणार 3d6, 26 है ना गजनी लोगो। 4s2, s में 2 d में 6, जमिया बॉस, वेरी गुड। अब अगर आपको बोल दिया Fe+2 तो तू क्या करेगा रे? +2 बोल दिया तो पहले s में से निकाल दे, तो ये हो गया 4s 0, ठीक है। और इधर आ जाएगा Fe+3। अब +3 हम कैसे करेंगे? यहां से 2 यहां से 1, 3d5 4s 0, 3d5 4s 0, जमिया बॉस जमिया बॉस जमिया बॉस। ओके, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। आपको पेपर में तो ये भी लिखना है कॉन्फ़िगरेशन और ये भी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि उसका जुगाड़ तो मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से सुनो बॉस, D की कैपेसिटी होती है 10, D की कैपेसिटी होती है 10, और जब भी कोई ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है, 10 का हाफ कितना हुआ रे? 10 का हाफ हुआ 5। तो जब भी कोई ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो हाफ फिल्ड, अब देखो Mn+2 के केस में ये वाला हाफ फिल्ड है, Mn+2 के केस में ये वाला हाफ फिल्ड है, और Fe+3 के केस में ये वाला हाफ फिल्ड है। सो Mn+2 के केस में दिस इज हाफ फील्ड, Fe+3 के केस में ये वाला हाफ फील्ड है। सो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए Mn+2 ज्यादा स्टेबल है, हाफ फील्ड है। Fe3 में ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड नहीं है, तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है। ओके बॉस, तो अब हम इसको कैसा लिखेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। रेडी 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 रेडी, चलो देखो, Mn+2 has electronic configuration as argon 3d5 4s 0 and Fe+3 का कितना है रे? Fe+3 has argon 3d5 4s 0, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे? इन बोथ द केसेस, the d orbital is half filled. The d orbital is half filled and d orbital is half filled and half filled orbitals are more stable in nature according to Hund's rule। ये तुमको 11th में था बॉस। according to Hund's rule, समझ में आया क्या बॉस? सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब भी कोई ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा, और Mn+2 के केस में हाफ फिल्ड है, Fe+3 के केस में हाफ फिल्ड है, इसीलिए इट इज मोर स्टेबल। अब 2 मार्क का क्वेश्चन है,
2 मार्क वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आधा मार्क, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आधा मार्क, आधा मार्क आधा मार्क, 1 मार्क हुआ, और बाकी का 1 मार्क ये रीजन लिखने के लिए कि हाफ फिल्ड है इसीलिए ज्यादा स्टेबल है। बड़े बॉस आगे चलो। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म्स कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन। इसमें एक स्टील भी पूछा जाता है, बट इस पेपर में दे हैव आस्क्ड व्हाट इज कास्ट आयरन एंड व्हाट इज रॉट आयरन। बॉस कास्ट आयरन का मतलब है इट कंटेन्स ओनली 4% कार्बन, और यहाँ पे इट कंटेन्स 0.2% कार्बन। वहां पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, 4%, 0.2%। कहाँ यूज है? Used for making pipes, manufacturing automotive parts, pots, pans, utensils, engine bolts and making pipes and bars. So 1 मार्क परसेंटेज के लिए, 1 मार्क दोनों के यूजेस के लिए, आधा आधा 1, आधा आधा 1, 2 मार्क हुए। ठीक है, नेक्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। डन डन डन। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब देखो, जैसे जैसे, क्या बोला मैंने, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्या होता है? अरे क्या होता है लेफ्ट टू राइट? तो बॉस जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज छोटू 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 होती है। अब आप बोलोगे मैम एटॉमिक साइज छोटू 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 क्यों होती है? तो एटॉमिक साइज छोटू 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 होने का रीजन है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो मैंने बताया था आपको न्यूक्लियर चार्ज और शील्ड का 36 का आंकड़ा है बॉस। सो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो शील्ड का इफेक्ट कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, शील्ड का इफेक्ट कम हो जाएगा। सो दैट इज द मेन रीजन कि वहां पे एटॉमिक साइज कम होता है। नाउ देयर इज वन मोर रीजन कि यहाँ पे जो सबशेल होता है वो सबशेल का जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत कम है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को ना अपने अंदर आसानी से आने देता है। नाउ बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर आसानी से आने देता है, इलेक्ट्रॉन तो उसकी तरफ खींचा चला गया, इसीलिए एटॉमिक साइज छोटी हुई। तो पहला रीजन एटॉमिक साइज छोटी हुई क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा उतना शील्ड का इफेक्ट कम हो गया। पॉइंट 1 परफेक्ट। दूसरा रीजन कि ये जो अंदर सबशेल है ये इतना वीक है, इतना वीक है, इतना वीक है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के पास आ गया तो एटॉमिक साइज ऑटोमेटिकली कम हो गई। समझ में आया बॉस? चलो कैसे लिखेंगे हम इसको? रेडी रेडी स्टडी पो। As we move left to right in lanthanoids, as we move left to right in lanthanoids, as we move left to right in lanthanoids क्या होगा? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। मैम ये तो हम सबको पता है, वेरी गुड। अब हम इसका रीजन लिखेंगे। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अब रीजन क्या है एटॉमिक साइज डिक्रीज होने का? तो एज इलेक्ट्रॉन इज एडेड, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम सबशेल। ओके बॉस? एंड न्यूक्लियर चार्ज
increases by 1 unit at a time, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन बॉस, मैंने तुमको बताया था न्यूक्लियर चार्ज और शील्ड का 36 का आंकड़ा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, shielding effect decreases। समझ में आया? सो न्यूक्लियर चार्ज एक यूनिट से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बट जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, किसका इफेक्ट कम हो रहा है? रे। चलो क्लियर है? सो शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस। अच्छा, देयर इज वन मोर रीजन, एंड द रीजन इज, मैंने आपको बोला था ना, 4f सबशेल acts as a poor shield। बेचारा इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाता ना, acts as a poor shield due to which atomic size decreases। क्लियर है सब लोगों को इधर तक? सो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज कम क्यों हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम 4f सबशेल, और फिर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, और जो सबशेल है अंदर का वो पुअर शील्ड है, तो वो इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाता। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब हम बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स द 3 मार्क क्वेश्चन। बॉस ये 3 मार्क क्वेश्चन, यानी ये होता है सेक्शन सी और ये होता है सेक्शन डी। बढ़े आगे, चलो। Give the similarities and differences of elements in the 3D series, 4D series and 5D series. So center में you have 3D, उसके नीचे we have 4D and उसके नीचे we have 5D. So what are the similarities? तो बहुत similarities ये है कि ये जो सारे D block elements है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। What do you mean by electropositive? All of them do donate electrons, so all of them are electropositive। जब मैं electropositive बोलूं, तुम समझ जाना, electropositive का मतलब है दिलदार, that it will keep on donating electron, donating electron, donating electron। Then we talk about the oxidation state। So oxidation state मतलब how many electrons it can donate or how many electrons it can accept। तो बॉस इसका कोई नंबर फिक्स नहीं है, वो कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कितने भी ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट। सो इट डज नॉट हैव अ फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, इट कैन गो ऑन चेंजिंग एंड चेंजिंग एंड चेंजिंग, सो इट विल हैव अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। त्यानंतर बाळांनो नेक्स्ट आहे की हे सगळे खूप चांगले रिड्यूसिंग एजंट्स आहेत। रिड्यूसिंग एजंटचा अर्थ काय की हे सगळे ऑक्सिडेशन करू शकतात। सो रिड्यूसिंग एजंट का मतलब है all of them can act as good reducing agents, which means that they can bring about oxidation। क्लियर है सबको इधर तक? उसके बाद they are good catalyst। अब देखो मैक्सिमम रिएक्शन में you must have seen we use निकेल, कोबाल्ट, फेरस, प्लैटिनम, पैलेडियम। सो ये सब हम क्यों यूज करते हैं? पीडीपीटी, एनआई, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, व्हाई डू वी यूज दिस? क्योंकि यार ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट है। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कैटलिस्ट? तो बॉस जो तुम्हारे रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा के रख दे, दे आर कॉल्ड एज योर गुड कैटलिस्ट। उसके बाद अरे ये पॉइंट तो रिपीट हो गया, दे एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, हो गए ना फिर 4। डन डना डन, डन डना डन, डन डना डन। ओके, सो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज?
कि ये सारे के सारे एकदम दिलदार है, टू वैसे। उसके बाद ये सब क्या करते हैं, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, दे ऑल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद ये सारे गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और यार कोई भी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाना हो तो ये तो पक्का आएंगे, सो दे एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। डन मैम, ये तो हुए कि इनमें सिमिलैरिटीज क्या है, इनमें अलग क्या है, दया कुछ तो गड़बड़ है, सो व्हाट इज दैट गड़बड़, सो व्हाट आर द डिफरेंसेस। तो बस डिफरेंसेस देखो, द एलिमेंट्स ऑफ 3D 4D एंड 5D सीरीज differ from each other in stabilization of higher oxidation state। तो बॉस किस चीज का फर्क पड़ रहा है, तो बॉस they differ from each other in stabilization of higher oxidation state। stabilization of higher oxidation state का मतलब क्या है, अब देखो, the highest oxidation state of element in the first row, फर्स्ट रो का मतलब है 3D सीरीज, सो जो फर्स्ट रो है उसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +7, एंड माय डियर स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ थर्ड रो इट इज +8। समझ में आया सबको? सो स्टेबलाइजेशन ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफर करते हैं, जैसे कि फर्स्ट रो में +7 और थर्ड रो में होगा +8। समझ में आया? सो लेट अस गो थ्रू द सिमिलैरिटीज अगेन। मैंने बोला ना, मैं इतने बार रिपीट करवा के लूंगी कि मुझे तो पता है, मान लो 1.5 घंटे का सेशन है, तुम 2x पे 1 घंटे में खत्म करते हो, उस 1 घंटे में भी मैं इतने बार रिपीट करूंगी कि तुमको दिमाग में चमकना ही चाहिए कॉन्सेप्ट। तुम्हाला असं वाटलंच नाही पाहिजे की मी हा चॅप्टर केलेला नाहीये, माझ्या सोबतच तुमची त्या चॅप्टरची तयारी झालीच पाहिजे, ठीक है? चलो देखो, सिमिलैरिटीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आप समझ गए ना, एकदम दिलदार। फिर ये सब क्या करते हैं, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, they exhibit variable oxidation state। उसके बाद they are good reducing agent, and last but not the least they act as good catalyst। बढ़े आगे, चलो next, differences, the elements of 3D 4D 5D series कैसे डिफर करते हैं, इन स्टेबलाइजेशन ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो फर्स्ट रो का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 एंड थर्ड रो का इट इज +8। डन डना डन। चलो नेक्स्ट डिस्कस, ये यहां तक तो क्लियर है ना, ठीक है। डिस्कस द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लॅन्थेनॉइड्स अँड ॲक्टिनॉइड्स इन द पिरियॉडिक टेबल। तर सिंपल हा प्रश्न आहे की हे डी ब्लॉक एलिमेंट्स बसतात कुठं पिरियॉडिक टेबल मध्ये, कुठं आहे यांची पोजीशन, असंच हे डी ब्लॉक हे एफ ब्लॉक, ठीक है, कुठे आहे यांची पोजीशन। चलो देखते हैं, देखते हैं। चलो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये है कहाँ, सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट, are present in the center of the periodic table। कहाँ बैठे हैं ये, तो बॉस ये बैठे हैं in the center of periodic table। बरोबर बरोबर। फिर हम क्या लिखेंगे, they are placed बिटवीन, किसके बीच में है, दे आर प्लेस्ड बिटवीन, किसके बीच में है, अरे बोलो बोलो, एस एंड पी ब्लॉक। दे आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, किसके बीच में है, एस एंड पी ब्लॉक। उसके बाद दे आर प्लेस्ड बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। कौन से ग्रुप ऑक्यूपाई करते हो,
तो बॉस दे ऑक्यूपाई ग्रुप 3 to 12। कौन से ग्रुप ऑक्यूपाई करते हैं? ग्रुप 3 to 12 को ऑक्यूपाई करते हैं। तो मैम ये तो हुआ डी ब्लॉक के बारे में। अब टेल अस अबाउट लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो बॉस ध्यान से सुनो, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स है कहां? लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ओके। अब ये कहां है? कहां है, कहां है, कहां है? देखो देखो, हाँ ओके। अब ये जो लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स है, कौन है बॉस? लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स कहां है? ये आर प्लेस्ड below the periodic table। Are placed below the periodic table। उसके बाद ये कौन से ग्रुप में आते हैं? तो बॉस ध्यान से सुनो, दे ऑक्यूपाई ग्रुप 3 and they occupy group 3 and they belong to, कहा किसको बिलोंग करते हैं? they belong to कौन सा पीरियड? they belong to 6th and 7th पीरियड। समझ में आया? तो क्या यार, सिंपल है। D block elements, they are placed in the center of the periodic table and they have what? They have group 3 to 12, S और P के बीच में है। Lanthanoids and actinoids are placed below the periodic table and they belong to group 6 and period 6 and 7. Done? ले लिया screenshot? चला चला चला। Next question. What are interstitial compounds and write any 4 properties of interstitial compounds। ठीक है, अब ध्यान से तुम कॉन्सेप्ट का फील लो। ठीक है, किसका फील लो? कॉन्सेप्ट का। मान लो कि ये है तुम्हारे सॉलिड के पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल्स? ये देखो, सॉलिड के पार्टिकल्स। ठीक है, ये है सॉलिड के पार्टिकल्स। अब ध्यान से सुनो, एकदम कॉन्सेप्ट को दिल से लगा के रखो। अब ये तो है सॉलिड के पार्टिकल्स। अब इनके बीच में कैन यू सी दिस स्पेस? दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ दूरियां है, कुछ स्पेस है। एंड व्हाट डू वी कॉल दिस स्पेस? तो बॉस ये दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं हम उसको? इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ये जो थोड़ी सी जगह है दो पार्टिकल्स के बीच में, उस जगह में जाकर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट्स जाके छुप जाते हैं। अब उस इंटरस्टिशियल स्पेस में जब ये एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जाके छुप जाते हैं, हम उस पूरे कंपाउंड को बोलेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सो द स्पेस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल स्पेस। और उस स्पेस में जब ये कंपाउंड जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जाकर छुप जाएंगे, उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। चलो अब इसको लिखना कैसे है वही बता रही हूं। देखो, द स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स, उसको हम क्या बोलेंगे? द स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स
is termed as interstitial space. The space between the two particles is termed as interstitial space. क्लियर है? उसके बाद इसमें हम और क्या लिख सकते हैं? When मतलब जब, when elements like कार्बन, हाइड्रोजन, अच्छा यहीं पे लिखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर ट्रैप्ड मतलब समझ में आ रहा है तुमको? फंस जाते हैं. When elements like carbon, hydrogen, oxygen are trapped in the interstitial space, it is termed as interstitial compound. समझा बॉस? Okay, done. So what do you mean by interstitial space? तो interstitial खराब हैंडराइटिंग में लग रहा है, फिर से लिखती हूँ. जब बाद में तुम लोग नोट्स देखोगे तो तुमको देख के अच्छा लगना चाहिए ना, इसीलिए. अब देखो, so the space between the two particles is called as the interstitial space. अब उस स्पेस में जाके कौन फंस गया? उस स्पेस में जाके फंस गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर जब वो उस स्पेस में जाकर फंस जाते हैं उसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड. अब हम देखेंगे कि इनके एनी 4 प्रॉपर्टीज. तो बॉस अब इसके एनी 4 प्रॉपर्टीज यहां पे लिख देती हूं मैं, ठीक है? नई स्लाइड पे मैं घूमती हूँ और ऐसा घूमी करते हुए पूरा माईक आय लपेटाव टू माय सेल्फ. असं एखाद दिवस वाटतं मला पडेल मी, पण त्याच्यात एक चांगली गोष्ट आहे, जर मी पडले तर मी खाली पडेल, तर तुम्हाला दिसणार नाही. एकदा तुम्हाला माहिती आहे लास्ट इयर ना एक खूप इम्पॉर्टंट लॉन्चिंग होती. आय थिंक काहीतरी होतं, खूप इम्पॉर्टंट होतं, आणि ना 4-5 असे आम्ही सगळे टीचर्स ऑनलाईन येणार होतो, ठीक आहे? लाईव्हला समोर कॅमेरा लागलेला होता आणि इथे 4 टीचर्स ऑलरेडी बसले होते आणि त्यांनी काय केलं होतं की असं आहे ना स्टेज असतं, ठीक आहे? इथपर्यंत स्टेज असतं. मग तुम्ही त्या स्टेज, कारण तो क्लासरूम मध्ये, हा स्टुडिओ तर स्टुडिओ आहे, पण मी जेव्हा घेत होते ते क्लासरूम मध्ये होतं, तसा स्टेज होता. तर तुम्हाला असा पाय देऊन स्टेजवर चढायचं होतं आणि मग वर कॅमेराला तुम्ही दिसले असते, कारण कॅमेरा वर होता. आणि त्यांनी काय केलं होतं, माझी हाईट छोटी आहे ना, तर माझी हाईट छोटी आहे म्हणून त्या स्टेजवर त्यांनी अजून एक वुडनचा असा ब्लॉक ठेवला होता, सो दॅट आय डोंट लुक दिस. इमॅजिन मी अशी शिकवते, तुम्हाला काही समजणार आहे का? नाही. सो टू इन्क्रीज माय हाईट दे केप्ट 1 मोर वुडन ब्लॉक ऑन दॅट, ठीक आहे? आणि खूप इम्पॉर्टंट लॉन्चिंग, मी सुपर पॅनिक करते कारण माझ्या लाईफचं ते फर्स्ट होतं, ठीक आहे? आणि सगळे टीचर्स फुल कॉन्फिडन्सनी बोलतात आणि सगळे सर लोक, आणि मी एकटीच मॅम होते त्याच्यात, आणि त्याच्यात मी सगळ्यांपेक्षा थोडंसं मला हे होतं, म्हणजे फर्स्ट टाइम होतं, भीती होती. ते सगळे तर सुपर कॉन्फिडेंट आणि मी पॅनिक, आणि मुलं स्पॅम करायला लागले, सियोना मॅम कधी येणार, सियोना मॅम कधी येणार. आय वॉज लाईक आता अजून प्रेशर. मग मी काम डाऊन केलं, पाणी पिलं, मग मी बाहेर गेले, फुल असं आरशात बघितलं आणि स्वतःला म्हटलं येस ब्रो, यू कॅन डू इट ब्रो, एव्हरीथिंग इज पॉसिबल. आणि मी फुल फॉर्म मध्ये अशी आले, मागून अशी फुल एंट्री मारली आणि स्टेजवर असा पाय ठेवला चढण्यासाठी, आणि जी तोंडावर पडले. का माहितीये? कारण मला तर रोज एका स्टेजची सवय होती ना, आणि नेमकं त्या दिवशी लॉन्चिंगसाठी त्यांनी त्या स्टेजवर अजून एक स्टेज लावला होता, तर इथं गॅप होता, माझा पाय इथे पडला आणि जी मी तोंडावर पडले, हा दात इथे घुसला आणि रक्त यायला लागलं. आय वॉज लाईक ओ गॉड. मी एक करायला जाते आणि एक होऊन जातं. तुमच्यासोबत पण असं होतं का? होत असतं, पण जाऊ द्या.
खूप डेंजर माझा पचका झालं. पडले त्याचं काही नाही वाटलं, रक्त आलं त्याचंही काही नाही वाटलं, पण सगळ्यांसमोर पडले त्याचं वाईट वाटलं. हे बघा, पडायचं काय, कोणी जर आपल्याला काही ओरडलं, पण एकट्यात ओरडलं तर काही नाही वाटत, चार चौघात ओरडलं तर खतम. आणि ना ही सगळ्यात डेंजर सवय आपल्या मम्मी लोकांना असते. कुठे काय बोलायचं त्यांना सुधरत नाही. चार चौघात इज्जत काढणारे मम्मी लोकच असतात. चला, तुमच्या मम्मीचं माहिती नाही, माझी मम्मी तर काढते बाबा. ठीक है, चलो. 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड. इंटरस्टिशियल तुम्हारा कड़ाला है, ये तो समझ गया इंटरस्टिशियल मतलब क्या, उस स्पेस में जाके जब हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये गैसेस बैठेंगे तो हम बोलेंगे इट इज अ इंटरस्टिशियल कंपाउंड. अब इसके प्रॉपर्टीज देखो, क्या देखो, प्रॉपर्टीज. इट हैज, मोटा हो गया ये तो, इट हैज, क्या है उसमें, इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट. यार सिंपल सी बात है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब तुमको उसको मेल्ट करना है, तोड़ना है. अब अगर स्पेस में भी कोई जाके बैठा तो वो और हार्ड हो गया ना, तो तोड़ना डिफिकल्ट है. इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट. उसके बाद दे आर गुड कंडक्टर्स, दे आर गुड कंडक्टर्स. किसके गुड कंडक्टर्स है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यहां तक समझ में आया, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद इसका जो डेंसिटी है वो पेरेंट एलिमेंट से कम होता है. सो दे हैव लो डेंसिटी देन द पेरेंट एलिमेंट. समझ में आया क्या बॉस, दे हैव लो डेंसिटी देन द पेरेंट एलिमेंट. चलो इधर तक सबको क्लियर है, यस और नो, 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 यस और नो. चलो अब उसके बाद क्या कमेंट कर रहे हो रे तुम लोग, मेरे को नोटिफिकेशन में कुछ आता है सब तड़ 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 तड़. तुम लोग सब स्पैम कर रहे हो ना कि वो कराओ मैम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. मैं पढ़ रही हूँ वैसे कमेंट्स. बहुत वेट करा रही हो क्या तुम लोगों को मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? अरे यार लेकर आऊंगी वन शॉट. अभी ना मैंने ये सारे पीवाईक्यूज के पीपीटीज वो सब रेडी रखे, इसलिए मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा होल्ड कर रही हूँ, बट लेके आती हूँ. तुम लोग के कमेंट्स में देख रही हूँ. चलो उसके बाद हाइड्राइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, हाइड्राइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स है वो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. समझ में आया क्या बॉस? चलो बढ़े आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर. चलो रेडी हो? ओके, ये पढ़ लो एक बार. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टिशियल कंपाउंड? सो दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस. उस स्पेस में जाकर जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जाके ट्रैप हो जाते हैं उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड. उसके बाद व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 4 इंटरस्टिशियल कंपाउंड? सो दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद दे हैव लो डेंसिटी देन द पेरेंट एलिमेंट, और इन एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स है दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. बढ़े आगे, चलो. What are ferrous and non-ferrous alloys? And write any two uses. Okay. यहां पे हम लिख देंगे फेरस, यहां पे हम लिख देंगे नॉन फेरस. बहुत मोटा हो गया ना, कोई नहीं, खाते पीते घर का एफ है अपना.
फेरस, नॉन फेरस। अब देखो, अब फेरस का मतलब क्या है? फेरस का मतलब है कि इसमें जो मेन एलिमेंट रहेगा वो फेरस रहेगा और बाकी एलिमेंट उसमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। सो जो मेन एलिमेंट है दैट इज गोइंग टू बी फेरस और बाकी एलिमेंट उसमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन a mixture of elements, और other elements भी बोलोगे तो चलेगा, when other elements are randomly distributed, when other elements are randomly distributed in, when other elements are randomly distributed in ferrous, when other elements are randomly distributed in ferrous, और यहां पे अपन क्या बोलेंगे? It is a mixture of two metals. It is a mixture of two metals which do not contain फेरस। समझ में आया? उसके बाद हम यहां पे क्या बोलेंगे? हाई परसेंटेज ऑफ फेरस इज प्रेजेंट। हाई परसेंटेज ऑफ फेरस इज प्रेजेंट और यहां पे हम क्या बोलेंगे? नो फेरस इज प्रेजेंट। समझ में आया क्या बॉस? हाई परसेंटेज ऑफ फेरस इज प्रेजेंट और यहां पे नो फेरस इज प्रेजेंट। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस और नो, यस और नो, यस और नो। चलो उसके बाद इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो स्टेनलेस स्टील और इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो ब्रास। ओके, अब ये तो हुआ अबाउट फेरस एंड नॉन फेरस। अब उन्होंने क्या पूछा है? हाँ, एक्सप्लेन एनी टू यूजेस ऑफ एलॉयज। इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स which do not contain ferrous when other elements are randomly distributed in ferrous. High percentage of ferrous, no ferrous, stainless steel, brass. अब हम आएंगे uses पे कि याचा वापर कुठे होणार? Uses of alloys, tortoise नहीं, alloys. Uses of alloys. क्या है uses of alloys? तो बहुत सबसे पहला यूज है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग। ठीक है, आपको वो पता है मेडल, स्टैचूज, वो सब जो होते हैं स्कूल में मिलते थे ना, गोल्ड मेडल मिल गया, भाई असली का गोल्ड कौन दे रहा था तुमको? सो गोल्ड मेडल का मतलब है बॉस, गोल्ड मेडल का मतलब है कि तुम लोगों को उन्होंने क्या दिया था? उसका नकली दिया था। नकली नहीं दिया था भाई, उन्होंने तुमको उसका एलॉय का दिया था। सो यहां पे देखो, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन, एंड कहां पे यूज होता है? कॉपर एंड टिन, एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग, क्या बनाने के लिए? इन मेकिंग स्टैचूज, मेडल्स, ट्रॉफीज एटसेट्रा। समझ में आया? उसके बाद तुमको ये पता होगा ना, जो मरीन शिप्स वगैरह होती है जो अंडर वाटर यूज होती है, सो ये जो मरीन इक्विपमेंट्स है या ये जो शिप्स है,
इनके पार्ट्स बनाने के लिए भी बॉस तुमको क्या लगेगा, तो तुमको लगेगा मेटल यानी एलॉय। तो इसको हम बोल सकते हैं क्यूप्रा निकल यानी एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल इज यूज्ड इन मेकिंग इक्विपमेंट्स of marine ships, equipments of marine ships। समझ में आया बॉस? सो सिंपल बात है। सो यूजेस ऑफ एलॉयज, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ट्रॉफीज, मेडल्स, स्टैचूज और बाद में टू कंस्ट्रक्ट इक्विपमेंट्स फॉर मरीन शिप्स। क्लियर है बॉस? तो ये हुआ अबाउट फेरस एलॉय कि पूरा एलॉय फेरस का और बाकी एलिमेंट उसमें डाल दिए। इट विल ऑफ कोर्स हैव हाई परसेंटेज ऑफ फेरस, और नॉन फेरस मतलब फेरस प्रेजेंट ही नहीं है। इसका एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील, इसका एग्जांपल है ब्रास। उसके बाद यूजेस ऑफ एलॉयज, सो यूजेस ऑफ एलॉयज में मैंने बोला ना मेकिंग स्टैचूज, मेडल्स, ट्रॉफीज एंड क्यूप्रा निकल इज यूज्ड इन मेकिंग इक्विपमेंट्स फॉर मरीन शिप्स। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड राइट एनी टू प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एक्टिनॉइड्स। तो बस रेयर अर्थ मेटल्स का मतलब है कि ये जो मेटल्स है ये आपको अर्थ के क्रस्ट में तो मिलेंगे, यू विल फाइंड देम इन द अर्थ क्रस्ट, बट उनको वहां से बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होगा। उसको हम बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल्स दैट दे आर फेयरली अवेलेबल, बहुत सारे क्वांटिटी में दे आर अवेलेबल इन द अर्थ क्रस्ट, बट उनको प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट है, इसीलिए उनको रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो रेयर इसीलिए नहीं है क्योंकि वो मिलते नहीं है, वो रेयर इसीलिए है कि मिलते हैं बट उनको बाहर निकालना डिफिकल्ट है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे देखो, रेयर अर्थ मेटल्स आर rare earth metals are fairly found और are abundantly found, ऐसे हम बोलेंगे, are abundantly found in the earth's crust. They are abundantly found in the earth's crust, but it is difficult to extract them, but it is difficult to extract them economically, यानी उनको बाहर निकालना डिफिकल्ट है, but it is difficult to extract them economically. Hence they are termed as rare earth metals। समझ में आया? तो वो इसीलिए रेयर अर्थ नहीं बोलते हैं क्योंकि वो मिलते नहीं है, बट उनको निकालना डिफिकल्ट है। सो रेयर अर्थ मेटल्स आर अबंडेंटली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, but it is difficult to extract them economically, hence they are termed as rare earth metals। उसके बाद properties and uses of actinoids। अब properties देखो, they appear silvery white in color। अब ऐसा क्यों, ये तो मत पूछना। they appear silvery white in color and they are highly reactive। हमेशा excited होते हैं, कोई कुछ बोलेगा तो वो immediately react करेंगे। so they are highly reactive, they appear silvery white in color and they are highly reactive। uses of actinoids, ये use कहाँ होते हैं? तो बॉस it is used for indoor lighting before lamp आने के पहले भी they were used for indoor lighting। and next the oxides of actinoids convert heat energy into natural gas so that it can produce intense light।
So the oxides of actinides convert heat energy from burning natural gas to intense light. So basically ऐसा ही बोल सकते हैं, indoor lights and to produce lights. Clear है, clear है, clear है, clear है. Take a minute and read both of them. Rare earth metals are abundantly found in the earth's crust, but it is difficult to extract them economically. Hence they are termed as rare earth metals. फिर हम आए properties पे. They appear silvery white in color. They are highly reactive radioactive elements. Then we come to uses. Used as a major source for indoor lighting of lamps, the oxides of actinoids convert heat energy from natural gas to intense light. बहुत सारी लाइट के लिए, ठीक है. नेक्स्ट, अब ये तो हो गए बॉस 3 मार्क क्वेश्चन. अब हम आ रहे हैं लॉन्ग आंसर्स के पास, विच इज योर 4 मार्क्स क्वेश्चन. तो बॉस 4 मार्क्स क्वेश्चन में होगा क्या? चलो, एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज. अच्छा, 3D सीरीज मतलब वो जो सबसे पहले वाली यहां होती है 3D सीरीज. विच फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल. अब एटॉमिक रेडाई के बारे में बोला है. चलो 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 चलो. ओके, रेडी. ओके, अब एटॉमिक रेडियस में हम क्या लिखेंगे? तो एटॉमिक रेडियस में हम लिखेंगे जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज छोटू 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 होते जाती है. नाउ व्हाई डज एटॉमिक साइज डिक्रीज? अब उसके पीछे रीजन क्या है? यार रीजन तो वही है, लेफ्ट टू राइट जाते टाइम एटॉमिक साइज कम होती है. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज एक 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 यूनिट से बढ़ रहा है. न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट का 36 का आंकड़ा है, ये मैंने तुमको बोल दिया. अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शील्ड का इफेक्ट कम हो रहा है, इसीलिए तुम्हारी एटॉमिक साइज कम हो रही है. तो उसको हम कैसा लिखेंगे? चलो देखो, एज वी मूव, कैसे जाएंगे हम? एज वी मूव left to right in a period, atomic size, as we move left to right in 3D series बोल दिया तो भी चलेगा. In 3D series atomic size decreases. As we move left to right in 3D series, atomic size decreases. क्यों decreases? क्योंकि electron is added to the same shell. As we move left to right in 3D series, atomic size decreases as electron is added to the same shell and न्यूक्लियर चार्ज को क्या होता है? एंड न्यूक्लियर चार्ज increases by 1 unit due to which, अब न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है बट उसके वजह से क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज increases due to which shielding effect decreases. समझ में आया? Due to which shielding effect decreases. So न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शील्ड का इफेक्ट कम हो रहा है. उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो डी सब शेल है
उसका शेप बहुत ही अजीब है, डिफ्यूज्ड शेप है, एकदम आड़ा टेढ़ा अजीब शेप है, उसके वजह से वो पुअर शील्ड है और वो इलेक्ट्रॉन को और अपने पास खींचेगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? डी सबशेल हैज अ डिफ्यूज्ड शेप, has a diffused shape due to which has a diffused shape जिसके वजह से क्या हो रहा है? due to which it acts as a poor shield, hence इसके वजह से क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। समझ में आया बॉस? जब यहाँ इधर तक ओके। उसके बाद उन्होंने क्या क्या बोला था? एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, ध्यान से देखो, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम जाते हैं साइज कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि शील्ड का इफेक्ट कम हो रहा है। और ये जो डी सबशेल है ये बहुत ही गरीब शील्ड है, तो म्हणतो मी तुला प्रोटेक्शन देणार, मी तुला प्रोटेक्ट करणार नाही, त्याच्यामुळे इट एक्ट्स एज अ पुअर शील्ड। नेक्स्ट उन्होंने एटॉमिक साइज ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी बोला है। चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो 3D सीरीज कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, लेकिन इनमें से सबसे कॉमन है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? 3D सीरीज कैन शो, एक बार मैं सीरी बोल रही थी, वो सीरी रिप्लाई करने लग गई। कैन शो वेरिएबल मतलब एक से भी ज्यादा, इट कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बट +3 is the most common oxidation state. +3 is the most common ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया बॉस? इधर तक क्लियर है? सो 3D सीरीज मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकती है, लेकिन इनमें से सबसे कॉमन कौन सा है? +3। सो क्या क्या पूछा था? एटॉमिक साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ विच फैक्टर्स रिलेट टू द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल? सो ये ट्रांजिशन मेटल में हम लोगों को कलर क्यों दिखता है? Why do we see color in the transition metal? तो कलर दिखने का रीजन ये है। अच्छा, अब ये चैप्टर के जब ये 4 मार्क क्वेश्चन हो जाएंगे, एक मेटलर्जी का आर्टिकल है जिसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है, पूरा चैप्टर होने के बाद मैं वो मेटलर्जी भी लेने वाली हूँ, ठीक है? अब देखो, फैक्टर्स रिलेटेड टू कलर। अब फैक्टर्स रिलेटेड टू कलर में हम क्या बोलेंगे कि why does a compound look colored? तो पहली वजह प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तीसरा नेचर ऑफ लिगैंड्स अटैच्ड टू द मेटल आयन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी ट्रांजिशन, nature of ligands attached to the metal ion and geometry of the complex। क्लियर है बॉस? इधर तक एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? चलो, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये तो एक क्वेश्चन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और तुमको भी वो 3 पार्ट्स में ही लिख के एक्सप्लेन करना है। क्यों? क्योंकि बॉस ये 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो everything that you write is going to have marks for steps। तो randomly कुछ भी लिखना शुरू नहीं करना है। डन डना डन। चलो देन
Should we move on to the next concept? What are ट्रांसयूरानियम एलिमेंट्स? यार ये ट्रांसयूरानियम होता कहाँ है? कहीं तो सुना होगा, तो बॉस बताती हूं। देखो, पहले तो आपके पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल ही नीचे, पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल ही नीचे आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। और बॉस ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनको हम बोलेंगे लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। अब ये देखो, ये बेचारे अपने चुपचाप नीचे बैठे हैं। अब ये जो लैंथेनॉइड्स है, ये सारे के सारे लैंथेनॉइड्स बेचारे नॉन रेडियो एक्टिव है एक्सेप्ट फॉर प्रोमीथियम। लेकिन एक्टेनॉइड्स बोलते हैं भैया हमको तो किसी की पड़ी नहीं है, हम सारा तहस नहस करने में लगे हैं। यानी 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 ये जो सारे एक्टेनॉइड्स हैं, all of these are radioactive elements, all of these are radioactive elements। अब इन एक्टेनॉइड्स में यहाँ पे एक एलिमेंट आता है जिसका नाम है यूरेनियम। बॉस ये एलिमेंट का नाम सुन के ही आधे लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। पता है तुम लोगों को, बॉम्ब बनाने में ये यूज होता है। So and it is radioactive, तो of course it is going to be harmful। तो बॉस ये जो एलिमेंट है ना यूरेनियम, इस यूरेनियम के अगर आप आगे जाओगे तो यूरेनियम के आगे के सारे एलिमेंट्स को हम बोलेंगे ट्रांसयूरेनियम। मैम सिर्फ ट्रांसयूरेनियम बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, उसको हम बोल सकते हैं पोस्ट एक्टेनॉइड। So you can either call them transuranium or you can call them post actinoids। चलो बॉस, अब देखो ट्रांसयूरेनियम को लिखना कैसे है हमको। ओह माय गॉड, अब ये ट्रांसयूरेनियम को लिखना कैसे? तुम लोग यार ये तो समझ गए ना ट्रांसयूरेनियम होता क्या है बॉस? तो ये जो यूरेनियम के आगे के जो एलिमेंट्स है, ये सारे हैं हमारे ट्रांसयूरेनियम। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एलिमेंट्स विच आर, ऐसे एलिमेंट्स, कैसे एलिमेंट्स बॉस? ऐसे एलिमेंट्स विच आर अबव द एटॉमिक नंबर, या ऐसे बोलेंगे एलिमेंट्स जो 92 एटॉमिक नंबर के आगे है। एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड आफ्टर एटॉमिक नंबर, आफ्टर एटॉमिक नंबर 92 which is uranium, elements which are placed after atomic number 92 which is uranium are termed as, क्या बोलेंगे बॉस हम उनको? are termed as transuranium या post actinoids, are placed as transuranium और पोस्ट एक्टिनॉइड्स। सो जो एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 92 से आगे है, यानी यूरेनियम के आगे, पीछे नहीं, 91, 90 नहीं, 92 से आगे, आर टर्म्ड एज ट्रांसयूरेनियम और पोस्ट एक्टिनॉइड। फिर उन्होंने क्या बोला है? व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स? तो डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हुज, ये नीचे की लाइन पे लिखना आप, ठीक है? एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी सब शेल। समझ में आया क्या बॉस? ये तुम लोग लिख लेना अभी अगले पॉइंट में। ऐसे एलिमेंट्स, कैसे एलिमेंट्स? ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा डी सब शेल में। ओके बॉस? नेक्स्ट, राइट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स तो मैंने पीछे करा दिया है, अब लैंथेनॉइड्स के एप्लीकेशन। लेकिन बॉस पिक्चर में एक ट्विस्ट है। देखो ये चैप्टर में जैसे मैंने बोला ना मेटलर्जी पूरा इंपॉर्टेंट है, तो आगे मैंने यहाँ पे इसीलिए मेटलर्जी के कोई क्वेश्चंस नहीं डाले, क्योंकि आगे मैं पूरा आर्टिकल समझा रही हूँ, तो स्किप करने की सोचना भी मत। Two applications of lanthanoids. Lanthanoids are present inside the color of our television tubes. तुम
तुमको क्या लगता है, बचपन में लगता होगा ना, टीवी देख रहे हो, अरे ये एक्टर तो हमारी टीवी के पीछे छोटे छोटे इंसान है, बट वैसे नहीं. व्हाई डू यू सी देम कलर्ड? बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड्स. नेक्स्ट, लैंथेनॉइड्स आर यूज्ड इन सुपरकंडक्टर्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स. ठीक है, अब यार ये तो एप्लीकेशन है यार, इसमें क्या इंसान समझाएगा. उसके बाद 2 एप्लीकेशंस ऑफ एक्टिनॉइड्स अपन ने वो सारे पीछे किए हैं. अब एक रिमाइंडर बॉस कि आपको बताएं महाराष्ट्र बोर्ड का सबसे अल्टीमेट बैच फॉर बोर्ड्स एज वेल एज एमएचटी सीईटी आ गया है, which we call the संजीवनी बैच. And my dear students, the batch is starting from 17th of November. इस बैच में मैं पूरा का पूरा आपका सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का विद मॉक टेस्ट, और आपके ये जो पेपर्स होंगे ये करेक्ट होंगे फ्रॉम बोर्ड्स के एक्स चीफ मॉडरेटर्स. द बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 17th of November. आप अगर सिर्फ बोर्ड्स लेते हो तो इट इज जस्ट 1499. बोर्ड्स प्लस सीईटी लेते हो तो 2499. और आप बोलते हो मैम बोर्ड्स और सीईटी तो लेना है लेकिन हमें बुक्स भी चाहिए, तो इट इज 3699. अब आप बोलोगे मैम हमारा सिर्फ पीसीएम है, मैम हमारा सिर्फ पीसीबी है. हाँ पता है, एक सब्जेक्ट हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया है पीसीएमबी वालों के बारे में सोच के. तो ये जो प्राइस है दिस इज एनी हाउ फॉर 3 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट यू आर गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री. पीसीएम होगा तो बायो कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, पीसीबी होगा तो मैथ्स कॉम्प्लीमेंट्री आ गया. ठीक है, सो दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 17th of November बॉस. ये चांस मिस मत करो क्योंकि मैंने ये बैच में प्रॉमिस किया है कि जो जो चीजें मैं बोलूंगी, जो जो तुमको क्वेश्चंस दूंगी, जैसे जैसे तुमको चीजें करने बोलूंगी तुम वो मेरे साथ करना. तुमको महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेज में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है. ठीक है, चलो, these are applications of actinoids. Now we will start with the entire metallurgy article. Are you ready guys? Let us start with the metallurgy article now. चलो डन है इधर तक. Now let us see the MCQs. ठीक है, हम अब MCQs देख लेंगे और फिर वो लास्ट वाले आर्टिकल के पास जाएंगे जहां से I will tell you what all is important. अब MCQs में सी द फर्स्ट MCQ. हाँ, क्या है फर्स्ट एमसीक्यू? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन? तो बॉस Fe+3 के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं. अब Fe+3 आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने पीछे करके दिखाया था. इट हैज 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट, इन 3D सीरीज इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, मैंने बताया था शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट का 36 का आंकड़ा होता है. नेक्स्ट, transition elements have more tendency to form interstitial compounds क्योंकि defect in their crystal lattice. Next, the following electronic configuration of elements shows the highest oxidation state 3d5 and 4s2. Next, zinc does not show variable valency because वो zinc का electronic configuration क्या है? Zinc is 30. So it is 3d10 4s2. Next, the catalyst used in decomposition of KClO3. So boss we have MnO2. Next, the atomic number of transuranium element is. Last question यही तो किया था, 92 के सब आगे वाले. So 93, 94 till 103. The following pair of element has half filled. क्रोमियम एंड कॉपर, नहीं, क्रोमियम एंड मैंगनीज. हाँ ये रहा, क्रोमियम एंड मैंगनीज. अब आते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर्स के पास. आप इसका ये सारे एमसीक्यूज देख लो, फिर मैं वो मेटलर्जी के आर्टिकल के पास जाती हूँ. ये रहा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, अब ये होने के बाद मैंने ना सीधा यहाँ पे वन शॉट में से ही पीपीटी लगा दिया है पूरे मेटलर्जी आर्टिकल का, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेटलर्जी आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं चाहती हूँ आप सेशन देखो तभी नोट्स ही बना लो मेरे साथ. ओके, अब मेटलर्जी मतलब हम यहाँ देखने क्या वाले हैं. सो इस पूरे आर्टिकल पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आई एम टेकिंग द एंटायर आर्टिकल. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल? कि हमको अर्थ के सरफेस में से, क्रस्ट में से वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. अब अर्थ के
सरफेस के अंदर हमें कौन मिलता है? तो सबसे पहले जब तुम अर्थ के क्रस्ट के अंदर चले जाओगे, यू विल रिमूव एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट। जब तुम क्रस्ट के अंदर जाओगे और जो कुछ है वो सब तुम एक्सट्रैक्ट करोगे, उसको हम बोलेंगे मिनरल्स। A naturally occurring substance found in the earth's crust. Earth's crust के अंदर जो कुछ भी है हम उसको बाहर निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे मिनरल। It contains inorganic solids, silicous material, इन सबको हम मिनरल बोलेंगे। So everything that is present in the earth's crust is called as the mineral. उसके बाद इस मिनरल में होता क्या है? The mineral which contains high percentage of metal and from which the metal can be extracted. So basically mineral मतलब anything and everything that is present under the earth's crust, और सब कुछ जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है, पॉइंट 1, और उसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे मिनरल। सो दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क, ठीक है। उसके बाद अब ये जो मेटलर्जी है, हमको अर्थ के क्रस्ट में से कुछ ऐसा एक्सट्रैक्ट करना है जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलेंगे मिनरल्स। अब मेटलर्जी यानी हमको जो अर्थ के क्रस्ट में से बाहर एक्सट्रैक्ट करना है वो हम कर सकते हैं 3 वेज से: पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी का मतलब है उस पूरे मिनरल से हम मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय यूजिंग हीट। हाइड्रोमेटलर्जी, उस पूरे मिनरल में से हम मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे यूजिंग वाटर। और इलेक्ट्रोमेटलर्जी मतलब वो ब्लास्ट फर्नेस में। सो लेट अस सी व्हाट इज मेटलर्जी। मिनरल्स में से अपने को अपना मेटल बाहर निकालना है। कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। कमर्शियल यानी बेचने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए। कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल from their ore is called as metallurgy. Commercial extraction of metal from their ore is called as metallurgy. ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मेथड है पायरोमेटलर्जी। पायरो का मतलब मैंने आपको बता दिया है, by using temperature, a process in which the ore is reduced to metal at high temperature. वो जो भी एक्सट्रैक्ट किया है ore, उससे अपने को क्या करना है, उस ओर से मेटल निकालना है by using high temperature. The process in which the ore is reduced to metal at high temperature is called as pyrometallurgy using reducing agent. Catalyst तो लगेगा, so वो पूरा जो मिनरल अर्थ के सरफेस में से निकला है उसमें से अपने को मेटल निकालना है by using high temperature. हाइड्रोमेटलर्जी, उस सारे में से अपने को मेटल निकालना है by using aqueous solution. So the process of extracting metal from the aqueous solution and their salts using suitable reducing agent from aqueous solution यानी from a liquid one. Electrometallurgy, the process in which metal is extracted by electrolytic reduction. Heat से निकाला pyrometallurgy, aqueous solution से निकाला hydrometallurgy, electrolytic reduction से निकाला इलेक्ट्रोमेटलर्जी। एक बार देख लो तीनों। मेटलर्जी, कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, पायरो बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर, हाइड्रो फ्रॉम एक्वियस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो फ्रॉम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। डन। अब इसमें स्टेप्स कौन से हैं? तो सबसे पहली स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहली स्टेप क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। आफ्टर माइनिंग यानी अर्थ के सरफेस में से जब आपने सारा कुछ मटेरियल निकाल लिया, ठीक है, पूरा अर्थ के सरफेस में नीचे चले गए, जो कुछ मटेरियल है सारा निकाल दिया और उसका कर दिया कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? तो जो कुछ आपने अर्थ के सरफेस में से निकाला उसमें सिर्फ मेटल रहेगा, जरूरी है क्या? नहीं, उसमें कचरा भी रहेगा, उस कचरे को हम बोलेंगे गैंग। सो कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो कुछ अर्थ के सरफेस में से हमने निकाला है, वो जो कुछ अर्थ के सरफेस से निकाला है उस सब में से कचरे को बाहर निकाल दो, उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन। आफ्टर माइनिंग द ओर फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट इज सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेशन। इन दिस स्टेप इम्प्योरिटीज आर टर्म्ड एज गैंग आर रिमूव्ड। समझ में आया? तो इस स्टेप में क्या होगा? तो बॉस इस स्टेप में ये जो अर्थ का सरफेस है इसमें से हम इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल देंगे। इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल दिया, उस स्टेप को हम बोलेंगे गैंग। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि इम्प्योरिटीज क्या है? द सैंड, मड एंड अदर अनवांटेड इम्प्योरिटीज आर टर्म्ड एज गैंग। ठीक है। सो ये हुई पहली स्टेप। अब जब तुम अर्थ के सरफेस में नीचे जाओगे तो तुमको मिलेगा हेमेटाइट। कॉम्पोजिशन ऑफ हेमेटाइट
पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। सो अब इस पूरे हेमेटाइट में से हमको निकालना है आयरन, हमको निकालना है आयरन। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कॉम्पोजिशन ऑफ हेमेटाइट इज Fe2O3 प्लस SiO2। अब इसमें से हम आयरन कैसे निकालेंगे? सो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या करना है हमको, उसमें से जो कुछ कचरा है वो सब कचरा निकाल देना है। द पाउडर्ड ore इज वॉश्ड इन अ पावरफुल करेंट ऑफ वाटर, ठीक है। सो बेसिकली जो कुछ आपने अर्थ के सरफेस में से निकाला उस पे बहुत सारा पानी डाल दो और सारा कचरा निकाल दो। इज वॉश्ड बाय यूजिंग पावरफुल करंट ऑफ वाटर, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक क्लासिफायर। जो हल्के फुल्के इंप्योरिटीज है यानी कचरा है वो यहां से निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। पहली स्टेप हमने क्या किया, जो कुछ अर्थ के सरफेस से निकला उसको धो दिया और कचरा बाहर निकाला। द पाउडर्ड ओर इज वॉश्ड इन अ पावरफुल करंट ऑफ वाटर, इंट्रोड्यूस्ड इन अ हाइड्रोलिक क्लासिफायर, द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर सेपरेटेड। डन। रोस्टिंग, अब जो कुछ अर्थ के सरफेस में से निकला है आता अपन त्याला भाजनार, उसको रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे। अब फ्राई मतलब तेल में नहीं, रोस्ट करेंगे मतलब क्या, तो वो जो कुछ आपने निकाला है, जो कुछ कॉन्सेंट्रेशन कचरा निकाल दिया, जो कुछ बाहर आया, अब जो कुछ बाहर आया उससे हम क्या करेंगे, तो जो कुछ बाहर आया है उसको हम क्या करेंगे, बहुत सारा टेम्परेचर देंगे और उसको हम हीट करेंगे। जो कुछ बाहर आया है उसको हम बहुत सारा टेम्परेचर देंगे और उसको हम हीट करेंगे। हीट करेंगे मतलब बेसिकली हम उसमें एयर पास करेंगे। अब एयर पास कर दी तो उसमें से जो अननेसेसरी ऑक्साइड्स है वो उड़ जाएंगे। सो ये देखो, अर्थ के सरफेस में से निकाला, पानी मारा, कचरा निकल गया, गैंग इज रिमूव्ड, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब रोस्टिंग के लिए उसको हमने क्या किया, फ्राई करना शुरू किया हवे में। अब हवे में मतलब ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जो कुछ भी अननेसेसरी ऑक्साइड्स है वो सारे एस्केप हो जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर। द कॉन्सेंट्रेटेड होर इज हीटेड इन अ करंट ऑफ एयर, द सल्फर एंड आर्सेनिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, ठीक है। सो जो कुछ बाहर निकला है इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स एंड इट विल एस्केप, जो भी अननेसेसरी है। ये हुई सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप को हम बोलेंगे रिडक्शन या स्मेल्टिंग। पहले किया कॉन्सेंट्रेशन, फिर हमने किया रोस्टिंग। थर्ड स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन, CRR। अब थर्ड स्टेप जो है रिडक्शन की या स्मेल्टिंग की, ये होगी एक ब्लास्ट फर्नेस में, एक बड़े से फर्नेस में ये सब होगी। और ये फर्नेस जो है एक बड़ा फर्नेस होता है और उसका शेप ऐसे होता है। इस शेप को हम बोलते हैं इट इज अ कप एंड कोन शेप्ड। क्यों कप एंड कोन शेप्ड हम बोलते हैं, तो इसको कप एंड कोन शेप्ड बोल दिया क्योंकि उसमें चीजें अच्छे से मिक्स होती है और वो बहुत बड़ा होता है, 25 मीटर्स का होता है। सो दिस स्टेप इज carried out in a blast furnace. The blast furnace is cylindrical tower and it has refractory bricks. The height of the typical furnace is 25 meter and diameter जो होता है पूरा, ये जो height है ये 25 है और ये जो है ये है 5 to 10 मीटर। समझ में आया? सो हाइट जो है उसका हाइट है 10 मीटर और जो विड्थ है वो होता है 5 to 10 मीटर। अब इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं hearth, wash and stack. One is hearth, wash and stack. The step is carried out in a blast furnace. The furnace is cylindrical. The height is typical 25 meter and width is 5 to 10 meter. There are 3 zones, hearth, wash and stack. 3 zones मतलब 3 parts है, hearth, wash and stack. अब इस ब्लास्ट फर्नेस में 3 बार कुछ स्टेप्स होते हैं। सो ब्लास्ट कभी कभी ऐसा आता है, एक्सप्लेन द एंटायर मेटलर्जिकल प्रोसेस, तो आप फिर लिखोगे उसमें कॉन्सेंट्रेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन, और रिडक्शन में फिर ये 3। बट कभी कभी बोलते हैं सिर्फ रिएक्शंस इन ब्लास्ट फर्नेस बता दो, ये 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। तो रिएक्शंस इन ब्लास्ट फर्नेस ये 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। तो आप बोलोगे देयर आर 3 जोन्स इन द ब्लास्ट फर्नेस, जोन ऑफ कंबशन, जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। तो कभी कभी सिर्फ ये पूछा जाता है एक्सप्लेन द रिएक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस, तो ये 3 समझाना है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि एक्सप्लेन द रिएक्शंस ऑफ एंटायर मेटलर्जिकल प्रोसेस,
तो आप रोस्ट, कॉन्सेंट्रेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन, और रिडक्शन में ये 3 पूरा लिखोगे, बट सिर्फ ब्लास्ट फर्नेस पूछा तो ये तीनों, ये देखो तुमको लेना है तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन ऑफ हेमेटाइट 1 मार्क, पूरा प्रोसेस आया तो पहले लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन, फिर रोस्टिंग, फिर रिडक्शन, और रिडक्शन के ये 3 पार्ट्स, ठीक है। अब रिडक्शन यानी वो फर्नेस में पहले क्या होता है, तो सबसे पहले होता है जोन ऑफ कंबशन। जोन ऑफ कंबशन, जोन ऑफ कंबशन में क्या होता है, तो जोन ऑफ कंबशन है ना सरफेस से 5 to 10 मीटर के डिस्टेंस पे ही होता है, मतलब अराउंड इधर ही होता है जोन ऑफ कंबशन। और जोन ऑफ कंबशन में क्या होता है, आप ऊपर से कोक डाल दो और है ना हवा टायर से ऐसे एक फैन टाइप रहता है, उससे है ना आप हवा ब्लो करो, तो कोक डाल दिया और उससे आपने हवा ब्लो कर दिया, कोक डाल दिया, हवा ब्लो कर दिया, तो वहां पे बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी आगे जाके टूटेगा इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन। आप बस इतना भी लिखोगे तो काफी है। आपको क्या लिखना है, जोन 1 जोन ऑफ कंबशन, सरफेस से वो 5 to 10 मीटर्स पे होता है, यानी बॉटम से, दिस इज 5 to 10 मीटर्स फ्रॉम द बॉटम। फिर हम क्या करते हैं, हॉट एयर इज ब्लोन, एंड हॉट एयर मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद कोक टू फॉर्म CO। ये हो गई स्टेप 1, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद कोक टू गिव CO। नेक्स्ट है जोन ऑफ रिडक्शन। जोन ऑफ रिडक्शन में आपको क्या करना है, Fe2O3 लेना है। इस Fe2O3 की कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहां पे प्रोड्यूस हुआ था इसके साथ रिएक्शन कर दो। कैसे याद रखोगे, Fe2O3 है, जितने ऑक्सीजन है उतने CO ले लो, तो Fe2O3 रिएक्ट्स विद 3CO, तो क्या क्या मिलता है, 2Fe plus 3CO2, 2Fe plus 3CO2, इधर तक ही लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में Fe2O3 को CO के साथ डाल दो, Fe और CO2 मिल गया, परफेक्ट। फिर हम आते, लिखो, पढ़ लो क्या लिखा है, हियर द टेम्परेचर इज अराउंड 900 केल्विन, Fe2O3 इज रिड्यूस्ड टू स्पॉन्जी आयन, Fe2O3 का Fe कर दिया। नेक्स्ट जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, अब Fe तो बन गया, अब जो कचरा है हमको उस कचरे को बाहर निकालना है। द गैंग प्रेजेंट इन द ओर इज कन्वर्टेड टू स्लैग, मतलब अभी जो हमको नहीं लगने वाला है, एंड दैट स्लैग कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग रोड फाउंडेशन। तो रास्ते पे वो सब ऐसा सिमेट्रिकल करते हैं ना रास्ते को, उसके लिए दिस कैन बी यूज्ड। ये स्टेप में टेम्परेचर होता है 1900 केल्विन। इधर कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये कन्वर्ट होता है Ca और CO2 में। किसमें कन्वर्ट होता है, Ca और CO2 में। सो स्टेप 1 में हमने क्या किया, जोन ऑफ कंबशन में कोक यानी कार्बन में ऑक्सीजन डाल दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टेप 2 में Fe2O3 में ये कार्बन मोनोऑक्साइड डाला, Fe और CO2 बन गया। स्टेप 3 में CaCO3 को हीट करो और मिलेगा CaO plus CO2, दैट इज जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेटलर्जी का भी आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गाइज हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। एमसीक्यूज भी इसके हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपको पीवाईक्यूज में कौन सा चाहिए, डू लेट मी नो, क्योंकि अब मैं ये पीवाईक्यू सीरीज पूरी की पूरी लेके आ रही हूँ। और जैसे मैंने आपको रिमाइंड किया है बॉस कि 17 नवंबर को संजीवनी बैच शुरू हो रहा है। यू कांट अफोर्ड टू मिस दिस बैच माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इस बैच में आपका पूरा का पूरा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सीईटी का सिलेबस मैं करवा के रहूंगी। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।